बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो पहले थ्योरम हमने किया ना उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या था कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हम सिर्फ एक ही ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करके बन रहा हो इस तरह से। तो एक ही ऐसा पॉसिबल सर्कल ड्रॉ हो सकता है जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हों। थ्योरम नंबर 2 है कि सपोज एक सर्कल है विद सेंटर ओ और एक कॉर्ड है ए बी। अगर ये गिवन हो कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो कि ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज ये पॉइंट है सी, तो मीन्स के सी बाइसेक्ट्स ए बी, ये गिवन होगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। ए सी इक्वल्स टू सी बी। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या लेते हैं, देन ओ सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। थर्ड थ्योरम इसका कन्वर्स है, यानी एक सर्कल है विद सेंटर ओ और एक कॉर्ड है ए बी। गिवन क्या होता है कि अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हुई है इस ए बी कॉर्ड के ऊपर जो कि यहाँ 90 का एंगल बना रही है। सपोज दिस पॉइंट इज़ ई। अगर ये गिवन हो कि ओ ई ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वहाँ से हम रिजल्ट क्या लेते हैं, देन ई बाइसेक्ट्स ए बी, मीन्स के ए ई ये डिस्टेंस इक्वल होगा ई बी डिस्टेंस के। इसके बाद थ्योरम नंबर 4 हमने पढ़ा कि सपोज एक सर्कल है और इसके अंदर ये सेंटर है ओ और इसके बीच में 2 कॉर्ड्स ड्रॉ हुई हैं विद इक्वल लेंथ। दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी इनकी लेंथ इक्वल है। अगर गिवन हो कि ए बी इक्वल है सी डी के तो वहाँ से हम रिज़ल्ट क्या लेते हैं कि अगर इस कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन करें और ए बी कॉर्ड को भी सेंटर से ज्वाइन करें, इस पॉइंट को ई कह लें और इस पॉइंट को एफ कह लें, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा कि दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, यानी कि ओ ई इक्वल है ओ एफ के। फिफ्थ थ्योरम इसका कन्वर्स है, यानी गिवन क्या होता है कि सपोज ये सेंटर है ओ और इसके बीच में 2 कॉर्ड्स ड्रॉ हुई हैं और दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। सपोज ये वाला पॉइंट ई है, ये एफ है, तो गिवन अगर हो कि ओ ई ये डिस्टेंस इक्वल है ओ एफ डिस्टेंस के, तो वहाँ से हम रिजल्ट क्या ले लेते हैं कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं। इसके बाद हमने 2 रिजल्ट्स पढ़े कि सपोज एक सर्कल है और इसके अंदर ये सेंटर है ओ, तो जो कॉर्ड ज़्यादा छोटी ड्रॉ होगी वो उतनी ही सेंटर से दूर होगी और जितनी बड़ी ड्रॉ होती जाएगी वो वैसे वैसे सेंटर से करीब होती जाएगी। और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, जो कि सेंटर से गुजर रही हो इस तरह से, और ये डायमीटर भी कहलाता है इस सर्कल का। सेकेंड रिजल्ट हमने पढ़ा कि सपोज 2 सर्कल्स हैं और इनका रेडियस सेम है। सपोज इसका रेडियस है R1 और इस सर्कल का रेडियस R2 है। सपोज दोनों रेडियस 2 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। इसके बाद एक और चीज़ भी गिवन हो कि दोनों सर्कल्स में अलग अलग 2 कॉर्ड्स इस तरह से बनी हुई हैं कि ए बी ये लेंथ भी इक्वल है सी डी लेंथ के, तो वहाँ से हम रिजल्ट क्या लेते हैं कि देन ओ एफ इज़ इक्वल्स टू ओ ई, यानी कि दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। अब जो हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, अब हम आर्क के बारे में पढ़ेंगे। आर्क्स क्या होती हैं, सपोज ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है ओ। अभी तक तो हम कॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कॉर्ड को किसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर इस तरह से लाइन डाल देते हैं। बेसिकली ये लाइन सेगमेंट भी होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करके बनी होती है। लेकिन अब यहाँ आर्क क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक गोलाई में ये जो डिस्टेंस है ना ए से बी तक, इसको कहते हैं आर्क और इसको डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर ना इस तरह से एक कर्व्ड लाइन डाल देते हैं। तो बेसिकली अब ये क्या है, ये आर्क है। अब आर्क 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है सेमी सर्कुलर आर्क। सपोज ये सेमी सर्कल है ना इस तरह से, यानी हाफ ऑफ अ सर्कल को हम कहते हैं सेमी सर्कल। ये पॉइंट सपोज सी है और ये पॉइंट डी है, तो सेमी सर्कल आर्क कौन सी होती है, जो सी से लेके इस तरह डी तक बन रही है या इस तरह से सी से डी तक बन रही है। अगर आप इसको अरेज करें और यहाँ कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज इस पॉइंट को कह लें ए, इस पॉइंट को कह लें बी, तो सेमी सर्कुलर आर्क को ना हम 3 लेटर से डिनोट करते हैं। यानी इसको सी डी करके नहीं लिखेंगे, बल्कि कैसे लिखेंगे, सी ए डी इस तरह से, या फिर सी बी डी। ये 2 सेमी सर्कुलर आर्क हैं। इसके बाद माइनर आर्क कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी होती है, यानी जो सेमी सर्कल के अंदर कोई भी आर्क बन रही है ना उसको हम कहते हैं माइनर आर्क। इस केस में जैसे था, इधर देखें, दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सपोज बी है। अब सेमी सर्कल आर्क को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी, इसको हमने ना 2 पॉइंट से ही 2 लेटर से डिनोट करना होता है और इस तरह से ऊपर आर्क डाल देते हैं। और मेजर आर्क कौन सी होती है, जो सेमी सर्कल जिसके अंदर आ रहा हो उसको मेजर आर्क कहते हैं। सपोज ये सर्कल का सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कल है ना, तो मेजर आर्क कौन सी होगी, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सपोज बी है और इस पॉइंट को कह लें कि ये है सी। अब ए सी बी इस तरह से हम लिखेंगे। अगर तो हम ए भी लिख देंगे ना तो ये तो माइनर आर्क है, जो देखने से ही पता चल रहा है कि सेमी सर्कल से छोटी है। तो मेजर आर्क कौन सी होगी, इसको भी हम 3 लेटर से डिनोट करते हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे, ऊपर ऐसे कर्व डाल देंगे, तो ये मेजर आर्क है। नाउ व्हाट इज सेंट्रल एंगल। एक सर्कल लें और इस सर्कल का ये सेंटर है ओ और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लें ए और बी, इस तरह से कि ए बी एक आर्क बन रही है। अब सेंट्रल एंगल क्या होते हैं कि अगर ए पॉइंट से ना यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर तक, तो बेसिकली ये रेडियस है और बी पॉइंट से भी अगर सेंटर तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो ये भी रेडियस है। लेकिन ये जो एंगल इनके बीच में बन रहा है ना, इन दोनों रेडियस के अंदर, इसको कहेंगे कि ये है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्या होते हैं कि सपोज एक सर्कल है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। अगर दोनों पॉइंट से हम सेंटर तक लाइंस ड्रॉ करें तो उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे सेंट्रल एंगल। अच्छा, एक और चीज़ कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये भी आपने फाइंड की हुई है। इसका फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, L इक्वल्स टू आर थीटा। आर क्या होते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, और थीटा क्या होते हैं, जो इनके बीच में एंगल बन रहा होता है वो होते हैं थीटा। अब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है ओ और 2 पॉइंट्स लें सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। एक पॉइंट सपोज ये है, इसको कह लें ए और इस पॉइंट को कह लें बी। तो ए से अगर दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें और बी से भी दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल जो है ना, ये सेंटर के ऊपर बनता है और इंस्क्राइब्ड एंगल जो है ये सरकमफेरेंस के ऊपर ही बनता है। और सरकमफेरेंस क्या होती है, सर्कल की बाउंड्री। तो एंगल ए सी बी, इसको कहने थीटा 1, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। अब आते हैं थ्योरम्स की तरफ। थ्योरम नंबर 6 है, इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर एक ही सर्कल है और इसके अंदर, अच्छा कॉर्ड्स की बात नहीं हो रही, ये करेक्शन कर लें, यहाँ आर्क्स की बात हो रही है। तो आर्क ए बी और आर्क सी डी की बात हो रही है। अगर तो आर्क ए बी और आर्क सी डी ये इक्वल लेंथ की हैं, आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन दी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या लेंगे कि कॉर्ड ए बी, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये भी इक्वल होगा इस डिस्टेंस के, ए बी इक्वल होगा सी डी डिस्टेंस के। और ये जो लिखा हुआ है ना और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इसका क्या मतलब है कि अगर 2 सर्कल्स हैं और दोनों का रेडियस सेम है, अगर रेडियस सेम हो ना तो दोनों सर्कल्स बिल्कुल सेम ही होते हैं। सपोज इसका रेडियस 2 है, इसका भी 2 है, इसके रेडियस को R1 कह लें, इसके रेडियस को R2 कह लें। तो सपोज अगर R1 और R2 ये दोनों रेडियस इक्वल लेंथ के हैं और सपोज 2 आर्क्स हैं, ये ए बी एक आर्क है और ये आर्क सी डी है। अगर ये गिवन हो कि आर्क ए बी और आर्क सी डी इनकी लेंथ सेम है तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट कि अगर इसको इससे ज्वाइन करें तो ये जो कॉर्ड बन रही है ना ए बी, ये इक्वल होगी इस लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी के इक्वल। थ्योरम नंबर 7 इसका कन्वर्स है, इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। अब या तो एक ही सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं, अब यहाँ कॉर्ड्स की बात हो रही है, यानी ये वाला डिस्टेंस ए बी, ये वाला डिस्टेंस, ये कॉर्ड है। अब अगर गिवन हो कि ए बी ये इक्वल है सी डी कॉर्ड के, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है ना, चाहे तो मेजर आर्क हो, चाहे माइनर आर्क हो, या चाहे सेमी सर्कल हो, तो जो आर्क बन रही होगी ना ये वाला डिस्टेंस, ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि ए बी आर्क ये इक्वल है सी डी आर्क, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के। थ्योरम नंबर 8 है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या तो एक ही सर्कल के अंदर 2 इक्वल कॉर्ड्स हों या फिर 2 डिफरेंट सर्कल्स हों विद सेम रेडियस और उनके अंदर 2 डिफरेंट कॉर्ड्स हों लेकिन दोनों की जो लेंथ है ना वो सेम हो। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी ना वो भी इक्वल लेंथ का होगा, यानी उसकी मेजर इक्वल होगी। सपोज एक कॉर्ड ये है, कॉर्ड की बात हो रही है तो हम कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, और एक कॉर्ड ये है तो ये इसका यहाँ तक और इसका यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर तक। तो ये वाला जो सेंट्रल एंगल है ना, इसको कहते हैं थीटा 1, ये इक्वल होगा इस एंगल थीटा 2 के।
यानी गिवन क्या होगा कि अगर ए बी कॉर्ड इक्वल है सी डी कॉर्ड के, तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि जो सेंट्रल एंगल है ना वो दोनों के इक्वल हैं। थ्योरम नंबर 9 इसका कन्वर्स है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर एक ही सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं और ये जो एंगल बना रही है ना, अगर ये एंगल इक्वल हैं, देन दी कॉर्ड्स आर इक्वल, तो फिर कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की होंगी, यानी ये डिस्टेंस इक्वल होगा इस डिस्टेंस के। तो गिवन क्या होगा कि अगर θ1 और θ2 ये इक्वल हैं, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल हैं। इस तरह से भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि दो डिफरेंट सर्कल्स हैं लेकिन दोनों का रेडियस सेम है, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और इन दोनों सर्कल्स के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं, यहाँ भी 2 कॉर्ड्स हैं, सी डी इसको कह दें। तो ये जो एंगल बना रही है ना, यानी इस तरह से ये सपोज इसका सेंटर है, तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये अगर गिवन हो कि अगर θ1 इक्वल है θ2 के, तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि अगर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करें तो ये जो कॉर्ड बन रही है ये इस कॉर्ड के इक्वल होगी, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन दी फिगर कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड बी सी। इस डायग्राम में गिवन है कि ये जो लेंथ है ये इक्वल है इस लेंथ बी सी के, और हमने क्या प्रूव करने हैं, इज ए बी आर्क इक्वल्स टू बी सी आर्क। क्या ये वाला जो कर्व्ड पाथ है ना ए से बी तक, क्या ये इक्वल है इस डिस्टेंस के, यानी बी से सी तक ये जो कर्व्ड पाथ है क्या ये इसके इक्वल है। अच्छा, जो भी हमने आर्क से रिलेटेड थ्योरम पढ़े हैं ना, तो वो क्या है कि अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी ना वो भी इक्वल होंगी, और वो जो एंगल बनाएंगे ना सेंटर के ऊपर यानी सेंट्रल एंगल, वो भी इक्वल होंगे। तो सिंस कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड बी सी, तो यहाँ से ही हमारे पास आ गया कि आर्क ए बी इक्वल है आर्क बी सी के। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। इसका सेकंड पार्ट है इस एंगल ए पी बी। ए पी बी कौन सा एंगल है कि अगर ए को पी से ज्वाइन करें और इसी तरह से बी को पी से ज्वाइन करें, क्या ये एंगल, और दूसरा कौन सा एंगल है बी पी सी, बी पी सी, पी को सी से ज्वाइन करें और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो देखें सिंस ये गिवन है कि क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो यहाँ से ही हमारे पास आ गया कि एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल बी पी सी, ये गिवन था और यहाँ से ही हमने थ्योरम यूज़ करते हुए ये प्रूव कर दिया। इसका थर्ड पार्ट है इफ़ ए बी इज़ लेस देन ए डी आर्क। अब ये आर्क है, आर्क ए बी इज़ लेस देन आर्क ए डी, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। तो इनकी जो कॉर्ड्स है ना उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी अगर ए से बी तक ये स्ट्रेट लाइन देखें और ए से डी तक ये स्ट्रेट लाइन यानी ये कॉर्ड देखें, दोनों कॉर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। सिंस आर्क ए बी इज़ लेस देन आर्क ए डी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि कॉर्ड ए बी भी कॉर्ड ए डी से छोटी होगी। देयरफॉर हम लिखेंगे कि कॉर्ड ए बी इज़ लेस देन कॉर्ड ए डी। बस यही इसका थर्ड पार्ट था, हमने इसको भी प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इन द फिगर ए सी आर्क इक्वल्स टू बी डी आर्क। ये गिवन है कि ए से सी तक ये जो कर्व्ड पाथ है ना आर्क ए सी, ये इक्वल है आर्क बी डी की लेंथ के। प्रूव डैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल हैं। सबसे पहले तो हमने जो गिवन होता है वो लिखना होता है। गिवन क्या है कि ए सी इक्वल है बी डी के, ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं, और फिर हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी कॉर्ड पैरेलल है सी डी कॉर्ड के। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि हमने क्या स्टेप किया है, और उसके बाद हमने इसको प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स करने होंगे, उसमें हमने स्टेटमेंट भी लिखनी होगी और उसकी रीजनिंग भी बतानी होगी। तो हमने इस क्वेश्चन को थ्योरम की तरह सॉल्व करने हैं। यहाँ इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है ना और एक तीसरी स्ट्रेट लाइन इसको इस तरह से कट करके गुजर रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, तो वहाँ से आ जाएगा कि ये वाली लाइन L1 इक्वल है लाइन L2 के। इक्वल नहीं यानी पैरेलल है। तो हमने बेसिकली ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि 2 एंगल्स इक्वल हैं, और वहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। फिगर को दोबारा से ड्रॉ कर लें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम B को C से ज्वाइन करें
और देखें सी से डी तक ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है। तो एक ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। इसी तरह अगर आप ए और सी इन दो पॉइंट्स को देखें तो इसका जो इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है वो कौन सा है, ये वाला। अगर तो हम ये प्रूव कर देना कि ये और ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि सी डी पैरेलल है ए बी के। तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करने के लिए क्या करेंगे कि बी को हम सी से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ज्वाइन बी टू सी। इसके बाद ज्वाइन भी कर लेते हैं इस तरह से। अब देखें यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम है एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी ये इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, इस वाले एंगल के। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे इसकी रीजनिंग में बताएंगे कि सिंस ए सी कॉर्ड इक्वल है बी डी कॉर्ड के, ये तो गिवन है ना, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो सबटेंडेड इंस्क्राइब्ड एंगल्स, ये इनसे इंस्क्राइब्ड एंगल्स जो बनने में ना यहाँ ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं तो इनके जो इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से ही डायरेक्ट हमारे पास आ गया कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। और रीजनिंग में हम लिखेंगे कि सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो बोथ कॉर्ड्स आर पैरेलल। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम थ्योरम की तरह सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगर ए बी कॉर्ड की लेंथ इक्वल है सी डी कॉर्ड की लेंथ के, देन प्रूव डैट ए बी आर्क इक्वल्स टू सी डी आर्क। हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी आर्क ये वाला डिस्टेंस इक्वल है सी डी आर्क के डिस्टेंस के। अच्छा, यहाँ हमने ए बी आर्क ये वाली क्यों दी है, ये वाली भी तो ए से बी तक ए बी आर्क थी ना। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी किसी आर्क को दो लेटर्स के साथ डिनोट किया गया हो तो उसका मतलब होता है कि वो माइनर आर्क की बात हो रही है। ये माइनर आर्क है और ये वाली मेजर आर्क है। अगर तो मेजर आर्क की बात हो रही होती तो इसको डिनोट किया जाता तीन लेटर्स के साथ, यानी कि ए डी बी इस तरह से लिखा गया होता और ऊपर इस तरह से कर्व लाइन डाली होती। इसी तरह से सी डी, ये माइनर आर्क की बात हो रही है, ये सी डी दो लेटर्स है ना तो माइनर आर्क है। और ये वाली देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाली मेजर आर्क है। अगर तो इस आर्क की बात हो रही होती तो इसको किस तरह से डिनोट किया गया होता, इसको लिखा गया होता सी बी डी इस तरह से करके। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम थ्योरम पढ़ चुके हैं ना कि सपोज ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ। अगर तो दो कॉर्ड्स है ना ए बी और सी डी इस सर्कल के अंदर, और अगर ये गिवन हो कि ए बी ये कॉर्ड इक्वल है सी डी कॉर्ड की लेंथ के, तो अगर तो हम इस आर्क के अलोंग एक सेंट्रल एंगल अगर हम ड्रॉ करें तो सी को हमें ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी तरह से डी पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल एंगल होगा ना θ1। इसी तरह से अगर ए को ओ से ज्वाइन करें और बी को भी ओ से ज्वाइन करें तो ये वाला एंगल, इसको कह लें कि सपोज ये है θ2। अगर तो हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि θ1 इक्वल है θ2 के, तो θ1 किसका सबटेंडेड एंगल है, आर्क सी डी का, और θ2 किसका सबटेंडेड एंगल है, आर्क ए बी का। अगर तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएं तो हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ये जो आर्क है ना सी डी ये इक्वल आ जाएगी आर्क ए बी के। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम ए को ओ से ज्वाइन करेंगे और बी को भी ओ से ज्वाइन करेंगे। इसको मैं डिफरेंट मार्कर से ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हमने ये क्या कंस्ट्रक्शन की है। हमने इस तरह से ए बी कॉर्ड के जो पॉइंट्स थे ना ए और बी, इनको सेंटर यानी कि ओ से ज्वाइन किया है। इसी तरह से जो सी डी आर्क है इसको भी हम इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको हम सेंटर यानी कि ओ से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब देखें चूंकि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ये सर्कल के ऊपर है ना, और इनका सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, रेडियस। तो ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। अब यहाँ दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सी डी ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ओ है। हमने ए को भी ओ से ज्वाइन किया है और बी को भी ओ से ज्वाइन किया है। ये एक एंगल बन रहा है जो आर्क ए बी का सबटेंडेड एंगल है यानी कि सेंट्रल एंगल है। अगर तो ये वाला एंगल ना यानी कि ये वाला एंगल किसी तरीके से इक्वल आ जाए इस एंगल के, तो ये एंगल किस आर्क के लॉन्ग है, किस आर्क का सबटेंडेड एंगल है, सेंट्रल एंगल है ये वाला, इस आर्क का सी डी का। और ये वाला एंगल
किस आर्क का सबटेंडेड एंगल है, आर्क ए बी का। अगर तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल आ जाए ना, तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि आर्क ए बी इक्वल आ गई आर्क सी डी के। अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ए ओ बी ग्रीन वाली और ब्राउन वाली सी ओ डी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए ग्रीन वाली ट्राइंगल की साइड है और ओ सी ब्राउन वाली ट्राइंगल की साइड है। ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगी? क्योंकि देखें ओ से ए तक ये भी रेडियस है और ओ से सी तक ये भी रेडियस है। तो रीजनिंग में हम लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसी तरह से अगर तो ग्रीन वाली ट्राइंगल में देखें साइड ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी साइड ओ डी के अगर हम ब्राउन वाली ट्राइंगल को देखें। और ये दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये भी रेडियाई हैं सेम सर्कल के। अब ए बी साइड ये इक्वल है सी डी साइड के, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ये कैसे इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है। अगर तो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड सेम है, मींस के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और रीजनिंग में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में ट्रिपल एस पोस्टुलेट हमने यूज़ करते हुए दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कर दिया है। अगर तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, मीन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। हमने बेसिकली तो इस एंगल को इसके इक्वल करना था ना, तो यहाँ से मेरे पास आ गया इस वाले एंगल का क्या नाम है? ए ओ बी। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, मीन्स इस वाले एंगल के। और रीजनिंग में हम क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? यही हमने प्रूव करना था ना। ये वाला एंगल जो है ये सेंट्रल एंगल है ए बी आर्क का, तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि ए बी आर्क ये इक्वल आ गई, यानी कॉन्ग्रुएंट आ गई। ये वाला एंगल जो है ये सेंट्रल एंगल है किस आर्क का? आर्क सी डी का। यही हमने प्रूव करना था। और रीजनिंग में लिखेंगे एज सेंट्रल एंगल ऑफ सबटेंडेड आर्क्स आर इक्वल। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।